दोस्तों नमस्कार। आप लोग अक्सर भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करते हैं और अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि जो भ्रष्टाचार सरकार में हो रहा है या अधिकारियों में हो रहा है उस पर रोक लगे। वो भ्रष्टाचार कुछ 100 करोड़ का हो सकता है, कुछ 1000 करोड़ का हो सकता है और कुछ लाखों का भी हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिसकी समाज में आप और हम चर्चा नहीं करते हैं वो है कॉरपोरेट भ्रष्टाचार। आजकल आप पेटीएम की बात सुन रहे होंगे। आरबीआई ने पेटीएम को आने वाले दिनों में अपने काम पे रोक लगाने के आदेश दिए। कारण इसको बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में भ्रष्टाचार। आप इसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि शायद आपको ये लगता है कि आपकी डे टू डे जिंदगी में असर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि ये सरकारी भ्रष्टाचार से ज्यादा आपकी जिंदगी में असर करता है। लाखों करोड़ रुपए तक का गबन या घपला या नुकसान हो जाता है और हम शायद इसलिए उसके ऊपर चर्चा नहीं करते क्योंकि शायद हमारी समझ कम है या वो चीजें आसान भाषा में जनता के बीच में नहीं आती हैं। आज हम चर्चा करेंगे पेटीएम का जो मुद्दा है वो क्या है, क्या क्या ऐसी गलतियां पेटीएम ने करी या मैं कहूं कि क्या क्या ऐसे भ्रष्टाचार किए पेटीएम के मैनेजमेंट ने जिसके कारण आरबीआई को उस पर लगाम लगानी पड़ी। इस वीडियो को आप शेयर करिए क्योंकि ये सबके लिए जानना जरूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा आने वाले दिनों में क्यों इंपॉर्टेंट होगा। जब हम भारत को विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत के स्टॉक मार्केट आगे बढ़े, प्राइवेट कंपनियां आए, प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ये तभी हो पाएगा जब कंपनियां ईमानदारी से काम करेंगी। अगर कंपनी चलाने वाले भ्रष्टाचार करेंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। नुकसान आम आदमी का, लोगों का, हजारों लोगों के रोजगार जाएंगे, करोड़ों लोगों का जो डिपॉजिट है वो जा सकता है और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, इंक्लूडिंग देश की छवि भी खराब हो सकती है और जो आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो भी रुक सकता है। तो इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। 4 मुद्दों पे पेटीएम को गुनहगार माना गया है। सबसे पहला मुद्दा है कि जो पेमेंट सिस्टम होता है, भारत सरकार का कानून है कि जो भी लोग बैंकिंग सिस्टम से या ट्रांजैक्शन सिस्टम से जुड़ेंगे उनकी केवाईसी प्रॉपर होना जरूरी है ताकि ये पता रहे कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि आतंकवादी भी आजकल बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मगलर्स भी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रष्ट लोग भी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ई वॉलेट है, पेमेंट सिस्टम्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं या कोई और तरीका है। कैश लेके घूमना सबके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए केवाईसी की गाइडलाइंस आरबीआई की वेबसाइट में है। करीब 100 पन्नों की गाइडलाइन है अगर आप जाके वेबसाइट पे देखें तो, और उसमें बकायदा बताया गया है कि किस किस सिस्टम में कैसे कैसे किन किन चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी केवाईसी को लेके, ताकि ये पता रहे कि कौन लोग इन्वॉल्व थे इस ट्रांजैक्शन में। अभी थोड़े समय पहले आपने एक सहारा का केस सुना होगा जिसमें 25,000 करोड़ रुपए की पेमेंट को लेन देन का था। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि ये 25,000 करोड़ जो लावारिस हैं ये किसके हैं। आप मेरे चैनल में जाके 25,000 करोड़ लावारिस के नाम से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। वो इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि सहारा ने भी जिन लोगों से पैसा लिया था, सहारा जो कंपनी थी, उन्होंने केवाईसी प्रॉपर फिल नहीं की। आज वो कंपनी दिवालिया हो गई या गबन के कारण उस पर पाबंदियां लगी, तो जो पैसा था वो सेबी को उन लोगों को देना था जो इन्वॉल्व थे सहारा के साथ ट्रांजैक्शंस में। क्योंकि केवाईसी बराबर नहीं है इसलिए उन लोगों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग पैसा जमा करा के गए वो तो ये सोच के गए कि उनके खाते में पैसा चला जाएगा। उनके खाते में पैसा कागजों पे तो चला गया, लेकिन
उदाहरण के लिए कि रामलाल नाम के 5 आदमी हैं और नाम के आगे आपने लिख दिया रामलाल और 1000 रुपए, किस रामलाल के हैं? तो जब तक केवाईसी पूरा नहीं होगा आप ये नहीं बता सकते। दूसरी बात, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, टेररिज्म फंडिंग कर रहे हैं, अगर सरकार को ट्रेस करना हुआ तो आप कैसे करेंगे? इसीलिए केवाईसी होना जरूरी था। पेटीएम को लगातार इसके बारे में आगाह किया गया, वार्निंग दी गई, लेकिन वो नहीं सुधरे। इसका कारण एक ही हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है पेटीएम का, उनको लगता है कि इस देश में सब कुछ चलता है, हम मैनेज कर लेंगे, ले दे के काम बन जाएगा। और यही कारण है कि आज आरबीआई ने उनको आगे अपना व्यापार करने से रोक दिया। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ये होता है कि एक ही मालिक की 2-3 कंपनियां हैं। एक कंपनी है लिस्टेड, जिसमें शेयर धारकों का पैसा है, वो कंपनी भी अपना काम कर रही है। 2 कंपनियां और हैं, कभी उस व्यापार से रिलेटेड होती हैं, कभी व्यापार से रिलेटेड नहीं होती। उदाहरण के लिए एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है, एक दूसरी कंपनी है उसने एक बिल्डिंग बनाई या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। जो कंपनी लिस्टेड है वो जो उसी मालिक की दूसरी कंपनी है उससे वो बिल्डिंग किराए पे ले लेती है। और मान लीजिए कि बाजार में किराया 1 करोड़ रुपए है। इसी मालिक की जो दूसरी कंपनी है जिसका रियल एस्टेट है, ये उसको 3, 4, 5 करोड़ किसी भी रूप में उससे वो किराए पे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है इसमें जो प्रॉफिट है, अगर उसको शेयर होल्डर्स में बांटेंगे तो मालिक के पास कम हिस्सा आएगा। इसीलिए इस तरह से पहले ही किराए के नाम पे 1 करोड़ की जगह 3, 4, 5 करोड़ रुपए निकाल दिए जाते हैं, ये कह के कि ये हमें किराया देना है, जबकि बाजार का रेट 1 करोड़ था। इसीलिए सेबी, कंपनीज एक्ट और आरबीआई, जहां पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप रिलेटेड पार्टी से भी अगर काम करेंगे तो बाजार के रेट पे ही करेंगे, ऊपर नहीं देंगे। और उसका एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन यहां पे पेटीएम ने क्या किया? पेटीएम ने 2 कंपनियां बनाई। एक तो थी कंपनी जिसको आप कह सकते हैं कि 197 कम्युनिकेशन, जो लिस्टेड कंपनी है, जिसके तहत जो पेमेंट सर्विसेज होती हैं, जो पेमेंट बैंक सिस्टम जो है वो आता है। और दूसरी जो कंपनी है उसमें पेमेंट सर्विसेज है। पेमेंट सर्विसेज जो कंपनी है वो 197 जो कंपनी है उसकी 100%, मतलब कि पूरा का पूरा मालिकाना हक उसी का है, जिसके अंदर पेटीएम वॉलेट वगैरह काम करते हैं। लेकिन एक और कंपनी बनाई गई जो थी पेटीएम बैंक, और उसने क्या किया कि पेटीएम सर्विसेज से काम लिया और उनको पैसे दिए और आपस में इस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ, और ये ट्रांजैक्शन हजारों करोड़ रुपए में। अब ये नहीं पता कि उस कंपनी ने और दोनों कंपनियों में जो विजय शंकर शर्मा है उनकी हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी इस तरह से है कि एक जगह उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, एक जगह कम है। जो लिस्टेड कंपनी है उसमें उनकी हिस्सेदारी कम है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसमें उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। तो एक कंपनी से पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया गया, ये कह के कि हमने उनसे सर्विसेज ली है। अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन सी सर्विसेज, किस रेट पे, क्या। उनको जब कहा गया कि इसका ऑडिट करा के जानकारी सामने ली जाए, उस पे भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से जो लिस्टेड कंपनी से होता क्या है कि लिस्टेड कंपनी में आप खर्चा दिखा देते हैं और वहां से मनी ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी कंपनी में जिसमें मालिक की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलता, या जितना मिलना चाहिए उससे काफी कम मिलता है। तो जो करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं उन सब का नुकसान होता है और एक मालिक का फायदा हो जाता है, जो करोड़ों शेयर होल्डर हैं उनकी कीमत पर।
क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या समाज में इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये गंभीर मुद्दे हैं जिसकी समाज में हम चर्चा नहीं करते हैं। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस इन पे है कि किस तरह से आपने पैसे को दाएं बाएं किया, कहां से आप पैसा लाए, कहां गया। इन्होंने कंपनियां देश के बाहर बनाई और वो कंपनियों ने इन्हीं की अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी को डिविडेंड के रूप में पैसा बाहर भेजा गया, जबकि हिंदुस्तान में जो कंपनी है उसके मालिक भी यही हैं। हिंदुस्तान के बाहर जो कंपनी है उसके भी मालिक विजय शंकर शर्मा है। तो आपने डिविडेंड के नाम पे, बाकी खर्चों के नाम पे पैसा विदेश भेजा। ये भी एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि पैसा हिंदुस्तान से बाहर भेज के किसी और टैक्स हेवन में, जहां पे टैक्स कम लगता है, वहां अपना इन्होंने एसेट बनाने की कोशिश करी, जो गैर कानूनी है। इसके अलावा इनको ये कहा गया कि आप जो अपनी कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी है, इसका आप साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हजारों करोड़ की ट्रांजैक्शंस करते हैं। करोड़ों लोग आपके पेटीएम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वो कौन है, कहाँ हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स आपके पास हैं, कितने का ट्रांजैक्शन होता है, कब होता है, किन चीजों पे होता है, बहुत सारी जानकारी पेटीएम के सर्वर्स में होती है। आप उसका ध्यान रखें ताकि कोई वो चोरी ना करे। लेकिन इन पे आरोप यह था कि इन्होंने डेटा स्टोरेज पे ध्यान नहीं दिया और जो डेटा पायरेसी हुई, आपने किसी और कंपनियों को, जो चीनी कंपनियां आपकी हिस्सेदार थी या और विदेशी कंपनियां थी, उनको तो आपने कहीं नहीं ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इससे हो सकता है कि बहुत सारे फौजी हों, बहुत सारे बॉर्डर्स पे ट्रांजैक्शंस होते हों, तो बहुत सारी जानकारी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार का कानून ये है कि जितने भी डेटा सर्वर हैं, जिसमें चाहे वो ई कॉमर्स हो या पेमेंट गेटवेज हो, उनके सर्वर हिंदुस्तान में होने चाहिए। स्थिति अब ये आ जाती है कि इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को इग्नोर किया। और एक और, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जितनी भी अपनी शेयर होल्डिंग कंपनीज थी, उनमें कॉम्प्लेक्स शेयर होल्डिंग करी, कई जगह पे शेयर होल्डिंग थी और एक दूसरे से क्रॉस होल्डिंग भी इनकी कंपनियों में थी, जिससे इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग करने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से इन्होंने भारत के कानूनों की धज्जियां उड़ाई, अपने स्वार्थ के लिए मैनिपुलेशन किया, और यही कारण है कि ये जो शेयर लिस्ट हुआ था, तो ये बहुत ऊंचे दाम पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद जिस तरह से शेयर मात्र 30-35% लेवल पे नीचे आ गया था, करीब 70% का नुकसान हुआ था भारत के शेयर होल्डर्स का। और फायदा किसका हुआ? उन चीनी कंपनियों का जिनका इन्होंने पैसा लेके एक कंपनी शुरू करी और बाद में उन्होंने जब एग्जिट किया तो उनको हेफ्टी प्रीमियम पे लिस्टिंग करके उनका मोटा मुनाफा कमाया भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स की कीमत पे। तो इस तरह से जो गबन हुआ कॉर्पोरेट्स का, कॉर्पोरेट के लेवल पे, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात क्या होती है कि आप और हम इसकी चर्चा नहीं करते। ये बहुत जरूरी है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी का हिस्सा है। और भारत सरकार को मेरा निवेदन ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आज भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि पेटीएम इस तरह के गड़बड़ करने वाली अकेली कंपनी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से बहुत सारी लिस्टेड कंपनियों की अगर बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस कंपनी ने किस तरह से गबन किया, क्योंकि उसी सेक्टर में कुछ कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, बहुत सारे ओवरहेड्स कंट्रोल में हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बैलेंस शीट्स में खर्चा ज़्यादा दिखाती हैं। इससे पैसा डाइवर्ट होता है, साइफन ऑफ होता है और शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा नहीं मिल पाता। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन की कमी नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि कॉर्पोरेट में शायद सरकार से ज़्यादा करप्शन। उसकी चर्चा हम अलग से कभी और करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देश में हर इंसान को जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है और क्यों हम लोगों को सिर्फ सरकार पे ही नहीं, जो लोग भी गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं,
उनसे सवाल करने का हक है। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आया, आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और आने वाले दिनों में मैं एक और प्रयास कर रहा हूं ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी पे आपके साथ और चर्चा हो। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।